चैप्टर 4 सच्चाई। मौके की नजाकत को समझते हुए महारानी तुरंत आगे बढ़कर माधवी को सहारा दे थाम लेती हैं। वह स्थिति को संभालते हुए शांत स्वर में कहती हैं, पुत्र आप ये क्या कह रहे हैं? अवश्य आपको कोई भ्रम हुआ है। उस दिन जब माधवी आपको लेकर आई थी तब आप मूर्छित थे, लेकिन मनोहर का क्रोध अब थमने वाला नहीं था। वह तीखे स्वर में बोल उठते हैं, क्या आपको हम मूर्ख लगते हैं? यूं ही नहीं, हमें वायु और जल की शक्तियां प्राप्त हुई हैं। उसकी आंखों में तीव्रता बढ़ती जाती है। उस दिन हमने अग्नि की शक्ति महसूस की थी, परंतु आज हमें केवल वायु की ही शक्ति का आभास हो रहा है। उनके ये शब्द पूरे प्रांगण में गूंज उठते हैं। क्षण भर में ही महल में हलचल मच जाती है। चारों ओर धीमी धीमी फुसफुसाहट फैल जाती है। अग्नि की शक्ति, पर वह तो पूरे तत्वम साम्राज्य में केवल राजकुमारी मेशिका के पास ही है। ये शब्द हवा में तैरते हुए जब मनोहर के कानों तक पहुंचते हैं तो वह तुरंत महाराज की ओर मुड़कर प्रश्न करते हैं, महाराज, क्या ये सत्य है कि अग्नि की शक्तियां केवल राजकुमारी मेशिका के पास हैं? महाराज सौमेंद्र कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, हाँ, ये सत्य है। अग्नि की शक्तियां केवल हमारी पुत्री मेशिका के पास ही हैं। उनके शब्द सुनते ही वातावरण और भारी हो जाता है। तभी महाराज सौमेंद्र अपनी गूंजती हुई कड़क आवाज में प्रश्न करते हैं, क्या ये सत्य है राजकुमारी मेशिका कि आपने ही राजकुमार मनोहर के प्राणों की रक्षा की थी? सभी की निगाहें एक साथ मेशिका की ओर उठ जाती हैं, जहां रेशमी पर्दों के पीछे वह शांत खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ क्षणों के मौन के बाद वह उसी पर्दे के पीछे से विनम्रता के साथ कहती है, क्षमा कीजिएगा महाराज, हम ये तो नहीं जानते कि हमने राजकुमार मनोहर के प्राणों की रक्षा की है या नहीं, परंतु इतना अवश्य जानते हैं कि कुछ समय पूर्व शिकार के दौरान नदी किनारे हमें एक युवक घायल अवस्था में मिला था। उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर थी, अतः हमने उसका उपचार किया और अपनी कुछ शक्तियों का भी प्रयोग किया। मनोहर की आंखें अब गहराने लगती हैं, किंतु उपचार पूर्ण करने हेतु हमें कुछ आवश्यक जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी। इसी कारण हम कुछ समय के लिए वन की ओर चले गए। इतना सुनते ही मंडप में सन्नाटा छा जाता है। वह आगे कहती है, परंतु जब हम लौट कर आए तो वहां कोई नहीं था, अतः हमें ये ज्ञात नहीं कि वह व्यक्ति कौन था। वहां पर मौजूद सभी लोग स्तब्ध खड़े थे। मनोहर की मुट्ठियां गुस्से में भींच जाती हैं। यदि वह स्त्री राजकुमारी मेशिका थी तो फिर माधवी ने हमसे झूठ क्यों बोला? वह अगले ही पल मनोहर क्रोध में अपनी तलवार निकालते हैं और उसे सीधे माधवी की गर्दन पर रख देते हैं। तो फिर आपने हमसे झूठ क्यों कहा? उनकी आवाज में क्रोध के साथ विश्वासघात की पीड़ा स्पष्ट नजर आ रही थी। माधवी की सांसें तेज हो जाती हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। महारानी ममता भी वही बुद्ध बनकर खड़ी थी। चारों ओर भय और तनाव का वातावरण फैल जाता है। मनोहर। तभी एक कठोर आवाज गूंजती है। राजकुमार मनोहर के पिता आगे बढ़ते हैं और दृढ़ता से उनका हाथ पकड़कर तलवार नीचे करवाते हैं। यह क्या कर रहे हो तुम? उनकी आंखों में निराशा और कठोरता दोनों थी। वे फिर उसे एक ओर ले जाते हैं। यह राजसभा है, रणभूमि नहीं। मनोहर कुछ कहना चाहते थे, परंतु पिताश्री, शांत। उनका स्वर आदेश बनकर गूंजता है। कुछ क्षणों का भारी मौन, फिर वे कहते हैं, बिना किसी और विघ्न के इस विवाह की अंतिम रस्म पूर्ण कीजिए। विवाह की शेष रस्में किसी प्रकार पूर्ण कराई जाती हैं, परंतु वातावरण में फैला तनाव अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। वहीं कोने में खड़ी मेशिका ये सब शांत आंखों से देख रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आती है। हम सो, कैसा लगा मेरा वेडिंग गिफ्ट माय बिग सो कॉल्ड लवली सिस्टर? उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यमयी चमक थी। वह धीरे से उत्तरिका की ओर मुड़कर कहती है, उत्तरिका, हमारा सिर थोड़ा भारी लग रहा है, क्या हम अपने कक्ष में चलें? जिस पर उत्तरिका हल्के से हाँ में सिर हिला देती है। दोनों धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ जाती हैं। पीछे छूट जाता है तो एक ऐसा मंडप जहां विवाह तो संपन्न हुआ, पर विश्वास, संबंध और सत्य सब कुछ बिखर चुका था। कुछ क्षण पश्चात महल के एक एकांत कक्ष में महारानी ममता और माधवी उपस्थित थी। माधवी रोते हुए ममता के गले लग जाती है। देखा माँ,
हम कहते थे न कि मेशिका हमसे ईर्ष्या करती है। उसने कितनी चालाकी से हमें सबके सामने झूठा साबित कर दिया। उसकी आवाज में क्रोध और अपमान दोनों थे। वह सब जानती थी कि वह व्यक्ति जिसके प्राणों की रक्षा उसने की थी वह कोई और नहीं राजकुमार मनोहर थे, यहाँ तक कि वह उन्हें पसंद भी करती थी। तभी तो उसने उनकी जान बचाई, वरना तो वह जान बचाने वालों में से नहीं है। तभी ममता तुरंत उसके होठों पर हाथ रख देती है। शांत पुत्री, ऐसी बातें ऊंचे स्वर में नहीं कहते। वे एक बार चारों ओर देखती हैं, फिर धीमे स्वर में कहती हैं। रही बात मेशिका की, उनकी आंखों में ठंडी चमक उभरती है। अब समय आ गया है उसे उसकी वास्तविक जगह दिखाने की। माधवी उनकी ओर देखती है। ममता के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभरती है। जैसे पहले दिखाया करते जैसे पहले दिखाया करते थे। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा जाता है। वहीं महाराज अपने कक्ष में व्याकुल होकर इधर उधर टहल रहे थे। उनके अंतर्मन में अनेक विचार एक साथ उमड़ने लगते हैं। आज जो कुछ भी घटित हुआ वह नहीं होना चाहिए था। राजकुमारी माधवी ने राजकुमार ने असत्य क्यों कहा? हमें उनसे ये उम्मीद नहीं थी। परंतु आज राजकुमारी मेशिका की आंखों में भी वह बात नहीं दिखाई दी जो पहले हुआ करती थी। उनके कदम कुछ क्षणों के लिए वही थम जाते हैं, मानो वह वही न हो, बदल चुकी हूँ। फिर वह गहरी सांस लेते हैं। आज जब उसने हमें प्रणाम किया तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने अपने पिता को नहीं, केवल एक महाराज को प्रणाम किया हो। उनकी भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। और जब हमने उससे प्रश्न किया तो हमें उसके उत्तर में एक विचित्र सी कठोरता भी अनुभव हुई। एक बार फिर कुछ क्षणों का मौन छा जाता है। उनके मन में एक और विचार उभरता है। क्या हमने उसकी परवरिश की जिम्मेदारी महारानी ममता को सौंपकर कोई भूल कर दी? ये प्रश्न उन्हें भीतर तक विचलित कर देता है, जिसके बाद उनके स्वर में एक निर्णय झलकता है। नहीं, हमें उनसे स्वयं वार्तालाप करनी होगी। महाराज की आंखों में फिर से वही दृढ़ता लौट आती है, मानो वह केवल एक पिता ही नहीं बल्कि एक शासक के रूप में भी सत्य जानने के लिए तैयार हो चुके हों। टू बी कंटिन्यूड गाइज।